हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे सीडीपी के पेडागोजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज 30 क्वेश्चंस पेडागोजी के ये देखेंगे। आई होप इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो करते हैं स्टार्ट। दोनों ही लैंग्वेज रहेंगे बाइलिंगुअल। अगर हिंदी की नीड होगी तो हिंदी में और इंग्लिश की नीड होगी तो इंग्लिश में, ठीक है? तो दोनों को ही समझ आने वाला है, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। अच्छा, ये टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया था, तुम भी मेरे साथ वैसा ही करो। ठीक है, ये टिट फॉर टैट वाली है। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नूर का यह कथन किस अवस्था को दर्शाता है, हमें ये बताना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि तुम जैसा करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तो ये कौन-सी सिचुएशन में है? फर्स्ट ऑप्शन है लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट कन्वेंशनल। देखो, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल नहीं है। कोहलबर्ग ने जो पोस्ट कन्वेंशनल के बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल का माना है कि वो तो एकदम भगत सिंह और महात्मा टाइप होते हैं। तो इसीलिए इनको थोड़ा-सा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था कोहलबर्ग की इस थ्योरी को, क्योंकि इन्होंने जो विशेषताएँ बताई थी इन लेवल्स की, वो आगे-पीछे हो जाती है कई बारी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है ओबीडियंस और प्री कन्वेंशनल। इसमें काफ़ी छोटे होते हैं बच्चे, तो रिवॉर्ड और प्राइज़ पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है। बीइंग नाइस कन्वेंशनल, एक्सचेंज कन्वेंशनल। देखो, आदान-प्रदान और कन्वेंशन लेवल बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आदान-प्रदान। ठीक है, कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा करूँगी। फोर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन थी ये, पढ़ा रखा है कोहलबर्ग की थ्योरी में। सेकंड है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? जो बिलीव्स है लोगों के डिफरेंट जेंडर्स को लेके, तो इसकी सोसाइटी में ये उसको क्या कहते हैं? देखो, अवधारणाओं के बारे में पूछा है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जेंडर रोल्स भी नहीं होगा, जेंडर पहचान भी नहीं होगी। यहाँ से हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिताएँ, जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है? क्योंकि उनकी एक खुद के बिलीव्स हैं, खुद की अवधारणाएँ हैं और इनको रूढ़िवादिताएँ कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा सेकंड का। थर्ड है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। वाह! यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखो, पिता घर के काम करता है और माता बाहर जाके काम करती है, तो ये किसके पक्ष में सही है? फर्स्ट ऑप्शन है, ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, पक्षपात को सशक्त नहीं बनाता बल्कि खत्म करता है ना? तो सेकंड ऑप्शन है, ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये जो रूढ़िवादिताएँ, जो अवधारणाएँ बनी हुई हैं कि जो मम्मी है वो घर पे रह के काम करेगी और पापा बाहर जाकर काम करेंगे, तो ये उस चीज़ को खत्म करता है, समाप्त करता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से ठीक है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, इट एम्स टू एनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट एम्स टू इंक्रीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ से सही हो जाएगा। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस इट इज कॉल्ड। वाइगोस्की के अनुसार पूछा है कि जो सपोर्ट होती है, देखो पहले तो है ना क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, क्योंकि जो ले वाइगोस्की है उन्होंने दो तीन चीज़ों के बारे में बात की है, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, इनके बारे में। और जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे क्या पूछा है ये देखना है। जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? देखो, सहयोग का नाम पूछा है कि सहयोग को क्या कहते हैं? सपोर्ट को क्या कहते हैं? तो सपोर्ट जो हेल्प करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको लेव वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग नाम दिया है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। जेडपीडी मत कर देना। जेडपीडी एक एरिया होता है, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें कोई बच्चा पहले जो टास्क को नहीं कर पाता और किसी की हेल्प से उस एरिया को कवर करके वो टास्क कंप्लीट कर जाता है, तो उस एरिया को जेडपीडी कहते हैं। और जो हेल्प, जो सपोर्ट दी गई है मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, एमकेओ के द्वारा, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ वही सपोर्ट पूछा है, तो स्कैफोल्डिंग थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्ड। देखो, अच्छे से पता होगा, पियाजे की थ्योरी हमने पढ़ी है। तो यहाँ से जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव है वो लास्ट स्टेज, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें होती थी। ठीक है, 11 से अब जो एज चली जाती है उसमें होती थी। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, according to dash it is important to understand the social process and influences of the culture
कंटेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग बता दो भाई। सोशो कल्चर थ्योरी किसकी है जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों का प्रभाव किसी बच्चे पर पड़ता है? कोलबर्ग की नहीं है, कोलबर्ग का नैतिक विकास है, जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है, लेवाइकोस्की बिल्कुल सही आंसर है थर्ड। सोशो कल्चर थ्योरी इन्हीं की है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्बर्ट पंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सेवंथ है ड्राइंग implications from Piaget's theory of cognitive development. A teacher of the grade 6 to 8 in his classroom should. पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? देखो पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं। सेंसरी मोटर, प्री कन्वेंशनल की स्टेज है 2 से 7, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, ठीक है। तो ये बच्चे वही हैं जो कंक्रीट ऑपरेशनल और प्री कन्वेंशनल की लास्ट स्टेज पे हैं, और मतलब ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के ही बच्चे हैं, तो उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए शिक्षक को? फर्स्ट है डिस्करेज। देखो डिस्करेज तो किसी भी उम्र के नहीं करना, 6 से 8 तो क्या किसी भी बच्चे को डिस्करेज नहीं करना, फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन, हाँ ये सही है, रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन देना चाहिए। 6 से 8 के जो बच्चे होते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों में रीजनिंग का जो कंसेप्ट है वो आ जाता है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। थर्ड ऑप्शन है यूज ओनली। देखो ओनली आ गया, नेगेटिव वर्ड काट दो। रेयर सोलेली, यहाँ भी ओनली वर्ड आ गया तो इसको भी काट दो। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ से सही हो जाएगा कि उनको रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस समस्याएं देनी चाहिए जिसमें वो अपनी रीजनिंग लगा सकें। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा सेवंथ का। एट्थ क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, अच्छा, की क्या विशेषताएं होती है? देखो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत हमने पढ़ा हुआ है और ये भी आपकी करंट सिलेबस में भी है, एचटेट के, तो पढ़ लेना इसको अच्छे से, क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। तो इसकी विशेषता बतानी है। फर्स्ट है सेंसिटिविटी टू साउंड रिदम, नहीं साउंड रिदम तो म्यूजिकल वाली बुद्धि में था। एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल, विजुअल स्पेशल नहीं था, विजुअल स्पेशल तो चित्रकारी जो चित्रकार्य होते हैं उनमें था। एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड एप्रीप्रिएट पिच रिदम, फिर से रिदम आ गया, स्तर ताल एवं सौंदर्य परक, ऐसा कुछ नहीं है, ये विजुअल स्पेशल। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, हाँ ये बिल्कुल सही है, जिसमें मैथमेटिकल बुद्धि होती है वो ही ये कर सकता है, हल कर सकता है, मतलब साइंटिस्ट वगैरह इसी बुद्धि के बच्चे बनते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। रीजनिंग लगानी है ना इसमें, रीजनिंग मैथमेटिकल बुद्धि वाले बच्चे लगाते हैं। नाइन्थ, the process by which children develop habits, skills, values and motives that make them responsible productive members of society, members of society, सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो वो सोशलाइजेशन हो जाएगा, समाजीकरण, ठीक है, समाज से रिलेटेड तो समाजीकरण सही आंसर हो जाएगा नाइन्थ का फर्स्ट ऑप्शन। टेंथ है which of the following statements about the role of heredity and environment in human development is correct, करेक्ट बताना है, ठीक है। द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल, ओनली आ गया भाई, काट दो इसको। सेकेंड है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन, नहीं एनवायरमेंट ही नहीं करता, ओनली हेरिडिटी भी करती है, तो ये भी कट जाएगा। नीदर हेरिडिटी नोर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट, वेरी रॉन्ग। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, ये बिल्कुल सही है, दोनों ही पारस्परिक क्रिया से अपनी प्रभावित करते हैं किसी भी बच्चे के विकास को, हेरिडिटी और एनवायरमेंट इक्वल रेशो में करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। कई कई ऑप्शंस आपको बिल्कुल सेम सेम देखने को मिलेंगे, बस उनमें से आपको बेस्ट छांटना होता है, ठीक है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है, नहीं प्रगतिशील कक्षा है तो उसमें चाइल्ड सेंटर्ड होगी, तो शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाएगा, फोर्थ ऑप्शन कट जाएगा। विद्यार्थी के द्वारा दोहराया भी नहीं जाएगा, बिल्कुल गलत। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड, ये कट जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थी के द्वारा ही ज्ञान की संरचना की जाती है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, देखो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन कौन सा होता है? जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों शामिल होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग और समेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। जो बीच में किसी के मतलब साल के बीच में जो एग्जाम होते हैं वो भी, और जो लास्ट में होते हैं वो भी शामिल होते हैं, तो ये दोनों शामिल होते हैं। ओनली फॉर्मेटिव नहीं, ओनली समेटिव नहीं, नीदर फॉर्मेटिव नहीं,
बोथ फॉर्मेटिव और समेटिव, हाँ बिल्कुल सही, दोनों शामिल होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी आपके सिलेबस में है अभी न्यू सिलेबस में, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। बस यही होता है कि ये समग्र रूप से आकलन असेसमेंट करना होता है, और अभी जो NEPI है उसमें 360 डिग्री का रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा बच्चे को। 360 डिग्री का असेसमेंट देना है, मतलब उसकी हर स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक दोनों का ही करना है, ठीक है। ध्यान रखना 360 डिग्री वर्ड यूज किया गया है नई जो NEPI है 2020 में। 13th क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? अच्छा, एक बच्चा है, उसको यह बताया गया है कि भाई तू जहाँ से आया है ना, वहाँ के लोग कम शिक्षित होते हैं, कम प्रदर्शन करते हैं, तो एक शिक्षक को ऐसे में उसका क्या करना चाहिए? इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए? नहीं। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। अच्छा, काट दो। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। उसे बताना चाहिए कि भाई तुम जहाँ से आए हो वहाँ से बहुत सारे ऐसे पहले आ चुके हैं जो आज काफ़ी सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनके जो उदाहरण है वो उन्हें देने चाहिए और इनकरेज करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। 14th, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? इंक्लूसिव क्लासरूम है जहाँ हर टाइप के बच्चे बैठे हैं, कमज़ोर मानसिक रूप से जो रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड, हर टाइप के बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो उनके साथ क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ठीक है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया, नहीं दया, नेगेटिव वर्ड। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। काट दो। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये विश्वास करना चाहिए कि हर बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार सीख सकता है और सीखने की क्षमता रखता है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 14th का। 15th, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने की प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। देखो यहाँ से समझो, सारी पढ़ने लायक कठिनाइयाँ हो रही है उसे, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है। पढ़ने के प्रति चिंता कर रहा है, वो डिफिकल्टी हो रही है उसको अक्षरों को पहचानने में, वोकैबलरी भी अच्छी नहीं है और पढ़े हुए को याद भी नहीं रख पाता, तो ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी हुई। ऑटिस्टिक स्टूडेंट नहीं है, क्रिएटिव स्टूडेंट बिल्कुल नहीं है, स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसको अधिगम अक्षमता है बच्चे में, मेंटल इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है वो किसी और फील्ड में अच्छा हो, पढ़ने में अच्छा नहीं है तो और फील्ड में स्पोर्ट्स वगैरह किसी और चीज़ में अच्छा हो, तो मेंटली इम्पेयरमेंट नहीं मान सकते इसको, अधिगम क्षमता है उसमें, लर्निंग डिसेबिलिटी है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 15th का। 16th है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है? अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। अच्छा, इंक्लूसिव क्लासरूम है और स्पेशली एबल्ड के बारे में बताना है। एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल, देखो प्रैक्टिस एंड ड्रिल शुरू में ही आ गया, काट दो, पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकता। फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन द स्टूडेंट, नहीं, ये भी सही नहीं है। यूनिफॉर्म वेज नहीं देने, एक ग्रुप के तरीकों का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ अलग-अलग टाइप के बच्चे बैठे हुए हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम है तो हर टाइप के बच्चे बैठे हैं, तो अलग-अलग तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना बिल्कुल नेगेटिव। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, हाँ ये बिल्कुल सही है। हर विद्यार्थी का ध्यान रखना है और हर विद्यार्थी के हिसाब से ही अपनी जो शिक्षक प्रणाली है सिखाने की, जो मेथड्स हैं वो यूज करनी चाहिए अलग अलग टाइप के, ठीक है। समावेशी कक्षा है ना, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। 17th, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? देखो क्रिएटिविटी है तो क्रिएटिविटी चाहती है हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, अब सारी चिंतन नहीं, कन्वर्जेंट थिंकिंग को नहीं बढ़ाना,
डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाना है। सेकंड ऑप्शन है डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट, नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग को डिस्करेज नहीं करना, इनकरेज करना है, तो ये भी कट जाएगा। एंड इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, हाँ ये बिल्कुल सही है। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, सही है। फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करना है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग, अच्छा मीनिंगफुल लर्निंग के बारे में बताता है। तो फर्स्ट है बच्चे को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना, टेस्ट की संख्या बढ़ाना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इंक्रीजिंग रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, नहीं, रिवॉर्ड्स को भी लिमिटेड रखना है, बढ़ाना नहीं है। देखो आपने कहावत सुनी होगी, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज की बुरी है, चाहे वो रिवॉर्ड हो या पनिशमेंट हो, तो ज्यादा रिवॉर्ड भी नहीं देनी, सेकंड भी कट जाएगा। फॉलोइंग ओनली द लेक्चर मोड, ओनली आ गया यार, लेक्चर मोड वैसे भी नहीं देते बच्चों को। फोर्थ है शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेल बीइंग लर्निंग, देखो कितना पॉजिटिव वर्ड है ये, ओवरऑल वेल बीइंग लर्निंग। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या करना है, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, ठीक है। देखो ये चीजें आपको इंग्लिश में अच्छे से समझ आ रही है कि वेल बीइंग एंड लर्निंग काफी पॉजिटिव वर्ड है, तो यही बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 19th, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, गलत, ध्यान देना चाहिए। क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्यों पर ध्यान, केवल आ गया तो वैसे ही काट दो यार। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम से सीमित रहना, नहीं, एक ही आयाम से नहीं, मल्टी आयाम खोजना होता है। मीन मीन्स एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, यस ये फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित कर लेना, फिर उनको कंप्लीट करना, बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगर समस्याएं देखो, समस्या प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति बतानी थी तो क्या करना है, उनको छोटे छोटे उपलक्ष्यों में विभाजित कर लेना, सब गोल्स में, और फिर सही हो जाएगा। हम ऐसा ही तो करते हैं, जब हमें पूरा सिलेबस पढ़ना होता है तो पहले एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस लगाते हैं, ये हमारे सब गोल्स ही हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग, नोट बताना है। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रयोग एवं प्रवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, देखो साफ ही पता चला दोहराना नहीं है किसी चीज को, तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बताना था ना हमें। अंतर्दृष्टि सही है, प्रयोग एवं प्रवेक्षण भी सही है, डायलॉग एंड डिस्कशन भी सही है, लेकिन किसी चीज को दोहराना नहीं है, ये गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। 21, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं? पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा बच्चा, उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, नहीं नहीं, वैसे हमारे टाइम में तो ऐसे ही होता था, अगर पढ़ाई में ध्यान ना दो तो क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देते थे और सभी आते जाते बच्चे देखते थे और हंसते थे, है ना, यही करते थे, क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देते थे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार-बार डाँट कर, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं डाँटना। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, हाँ, ये बिल्कुल सही बात लग रही है। थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे हमको भी दी जाती थी वर्कशीट भी, ज़्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता था जो काम नहीं करता था उनको कक्षा से बाहर भी निकाला जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना हमें। उनके रीजंस फाइंड करने हैं अरुचि के, कि वो क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 22, constructivist approach suggests that dash is crucial for constructing knowledge, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्या आवश्यक है? विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, हाँ आवश्यक है। अनुबंधन नहीं, कंडीशनिंग कोई आवश्यक नहीं है। दंड बिल्कुल भी नहीं। रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं। तो विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान थोड़ा सा जरूरी होता है किसी भी चीज को सिखाने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। 23rd, children construct naive theories about various phenomena in this background a teacher should, naive theories मतलब बच्चे जो होते हैं वो अपनी ही सहजता के अनुसार कुछ ना कुछ थ्योरी बना लेते हैं किसी टॉपिक पे, तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा, नहीं। बच्चों को
बच्चों को इन विचारों के लिए डाँटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं, बिल्कुल नहीं डाँटना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था? चैलेंज दीज़ कंसेप्शन ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा 23rd का। 24th, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? देखो ये आ चुका है लेकिन इसमें थोड़े ऑप्शन चेंज दिख रहे हैं मेरे को। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। कॉग्निशन एंड इमोशन, संवेग एंड संज्ञान। यूनिडायरेक्शनल इमोशन इन्फ्लुएंसेस कॉग्निशन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यूनिडायरेक्शनल नहीं होते, कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशन नहीं है, दोनों आपस में एक जैसा ही काम करते हैं, जुड़े हुए होते हैं और परस्पर जुड़ के ही कार्य करते हैं, तो ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। अ डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, बिल्कुल सही है। दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, ठीक है, इंटर रिलेटेड होते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा 24th का। 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? कौन कौन से हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल सही। इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, हाँ सही। पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, हाँ बिल्कुल सही। सोशल एंड कल्चर कंटेक्स ऑफ द स्टूडेंट, बिल्कुल सही। वो जिस भी समाज से आया है, संस्कृति से बिलोंग करता है, उसको वैसा ही टाइप का एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तो बिल्कुल अफेक्ट करता है। तो चारों ही चीजें अफेक्ट करती है। फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। 26th, डैश आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ठीक है। ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहलू बताना है। सोशल इंटरेक्शन, हाँ ठीक है, महत्वपूर्ण है। ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल, नहीं, ड्रिल नेगेटिव। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, नहीं बिल्कुल नहीं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ऐसी कोई बात नहीं हो रही। अगर मीनिंगफुल क्लास है तो सोशल इंटरेक्शन सही है। हर एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ मेल जोल होना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन यही होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार-बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, ठीक है? मतलब बच्चा पुरस्कार के लिए कुछ काम कर रहा है तो वो बाह्य अभिप्रेरणा है उसके लिए, ठीक है? जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? कोई बच्चा है वो सिर्फ रिवॉर्ड के लिए, स्टार के लिए, बैज के लिए पढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, हाँ, ये बिल्कुल सही है। उसमें क्या लर्निंग होगी भई? उसका लर्निंग में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसका सिर्फ मतलब अवार्ड पाने में इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है? तो एन्जॉय लर्निंग फॉर द सेक ऑफ नहीं, वो बिल्कुल एन्जॉय नहीं करेगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जो उसे पाने के लिए सिर्फ मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा। परसिस्ट इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड, नहीं, विदाउट द रिवॉर्ड नहीं, जब तक उसे रिवॉर्ड मिल रहा है तब तक ही वो लर्निंग करेगा। सेट मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्व्स रादर देन वर्क टू प्लीज अदर, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए कार्य, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे रिवॉर्ड मिलेगा, वो अपने घर पे सबको खुश करेगा, अपनी थोड़ी सी मतलब फेंकेगा अपना अपने बारे में सब कुछ, तो अपने लिए कुछ नहीं करेगा, दूसरे लोगों को खुश करने के लिए ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन सही दिख रहा है, तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होगा उसका, वो एक मैटर के रूप में उसे देखेगा कि ये जो पढ़ाई है ये मुझे पुरस्कार पाने का एक जरिया है, तो उसके अंदर यही डेवलप हो जाएगी थिंकिंग, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 28, द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? ठीक है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। सेम तो नहीं होता है, फर्स्ट ऑप्शन तो कट जाएगा। अ सोशल कंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू कंटेम्परेरी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज, द चिल्ड्रन आर बोर्न एविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, ऐसा किसने कह दिया? एविल बोर्न होते हैं भाई। द चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग नहीं। एट ऑल द करेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड एंटायरली बाय एनवायरनमेंट, नहीं, हेरिडिटी से बहुत कुछ लेके आते हैं बच्चे, हमें पता है ना, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का सेम रोल होता है, सेम सेम रेशो में काम करते हैं, तो ये भी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है बाल्यावस्था, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, और तीनों ऑप्शन कोई सही नहीं है इनमें से। 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड, अच्छा मिडल चाइल्डहुड के बारे में बताना है, मतलब कि 7-8 साल के बच्चों के बारे में, है ना, 7-8-9 ये मिडल चाइल्डहुड में आते हैं। तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑक्यूर एट वेरी रैपिड प्लेस, नहीं, वेरी रैपिड प्लेस तो सेंसरी मोटर में होती है, जो फर्स्ट स्टेज होती है। अ, बच्चा काफ़ी छोटा होता है, मतलब सेंसेस के थ्रू सीखता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा विकास होता है बच्चे का शारीरिक।
एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज़ ऑफ साइंटिफिक रीज़निंग डेवलप। देखो अमूर्त चिंतन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो पियाजे ने बताया था वो 11 से ऊपर के साल में होता है, मिडल चाइल्डहुड में नहीं होता, एडोलसेंस आ जाती है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चिल्ड्रन बिगिन्स टू थिंक लॉजिकली, हाँ, लॉजिकली ठीक है, कंक्रीटली हाँ, बट कंक्रीटली देखो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यहाँ से पता चल रहा है ना, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा ही मिडल चाइल्डहुड में होता है, तो यही स्टेटमेंट सही है। फोर्थ और देख लेते हैं, लर्निंग ऑकर्स प्राइमरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, सेंसरी मोटर स्टेज की नहीं बतानी, मिडल चाइल्डहुड की, तो थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, मूर्त चिंतन करते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, और अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं वो एडोलसेंस में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 29th का 30, फैमिली एंड नेबरहुड आर, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की, देखो ये फर्स्ट होती हैं, जो प्राइमरी एजेंसियां होती है ये, तो ऑप्शन फर्स्ट है, साइकोलॉजिकल नहीं, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी, हाँ फर्स्ट सामाजिकरण एजेंसियां होती है जो परिवार और पास पड़ोस होता है, और बाकी जो स्कूल है मीडिया है ये सब सेकंड में आ जाती है। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 30th का कि प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है फैमिली और नेबरहुड। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे पेडागोजी के। ऐसे कुछ कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनानी है, बाकी सब कुछ आपको आता होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।